Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to solve NCERT textbook problems number 12.7 to 12.10 of book 2, chapter 12 atoms और क्लास 12 फिजिक्स। इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 चैप्टर 12 एटम्स का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम्स 12.7 से 12.10 तक का सॉल्यूशन किया जाएगा। जो सीबीएसई क्लास 12 टर्म 2 एग्जामिनेशन फिजिक्स पेपर एवं 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस ढंग के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं 12th बोर्ड की परीक्षाओं में, तथा इसके अलावा नीट, मेडिकल तथा आईआईटी जेईई मेंस इंट्रेंसेस के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम नंबर 12.7 पार्ट ए, यूजिंग द बोर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन द n इक्वल टू फर्स्ट 1, 2 and 3 energy levels. Part B, calculate the orbital period, that is time period of revolution of the revolving electron in each of these levels. बोर मॉडल का यूज कर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट n इक्वल टू 1, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कैलकुलेट करना है पार्ट ए में, तथा पार्ट बी में n इक्वल टू 1, 2 and 3 मतलब ईच ऑफ दिज एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज ऑर्बिटल पीरियड, मालूम करना है। तो पार्ट ए के सॉल्यूशन के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे बोर मॉडल का यूज कर, जो फार्मूला ऑब्टेन होता है स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth सर्कुलर ऑर्बिट, उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे इजी फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उससे इजी कोई फॉर्म और दूसरा स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एच एटम नहीं हो सकता है। दैट फार्मूला इज Vn इक्वल टू 1/137 मल्टीप्लाइड बाई C/n। बोर मॉडल का यूज कर जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया जाता है स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका वैल्यूज को रख कर कैलकुलेट कर ये सबसे सिंपल फॉर्म स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth सर्कुलर ऑर्बिट, उसके लिए फार्मूला है ऑब्टेन किया जा सकता है Vn इक्वल टू 1/37 इंटू C/n, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस फार्मूला को बेस मानते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड एनर्जी लेवल में एंड थर्ड सर्कुलर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का स्पीड। तो पुटिंग n इक्वल टू 1, वी हैव इफ n इक्वल टू पुटिंग n इक्वल टू 1 इन दिस एक्सप्रेशन, V1 इक्वल टू 1/137 मल्टीप्लाइड बाई C/1, दैट इज C/ ओनली वी गेट C/137, C इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 137, एंड इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है 300/137 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। 3 इंटू यहाँ से क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से 10⁸ का जो 10⁸ पावर है, इसमें से 10⁻² पावर को सेपरेट कर दें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 × 10⁻² मीन्स 300, तो 300/137 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, यहाँ क्या बचेगा 6, 10⁻6। और अगर 300 में 137 से डिवाइड किया जाए तो फर्स्ट टाइम 2 टाइम्स होगा, 2.18 इंटू we can obtain 2.18 into 10⁶ meter per second, and this is the speed of the revolving electron in the first energy level of speed of the electron in the first energy level of H atom, V1 equal to 2.18 multiplied by 10⁶ meter per second। अब जो ऊपर इक्वेशन है, जिसको इक्वेशन सपोज किया जाए इक्वेशन नंबर 1 है, तो उसके हेल्प से अब n इक्वल टू 2 पुट कर दिया जाए। इफ n इक्वल टू 2, पुटिंग n इक्वल टू 2 इन द अबव इक्वेशन, वी विल गेट speed of the revolving electron in H atom in second circular orbit or second energy level. So putting n is equal to 2, we have
V2 इजकल टू 1/137 मल्टीप्लाइड बाई C अपॉन N होता है, तो N की जगह 2 रखा जाए, दैट इज C अपॉन 137, जिसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ रख करके कितना 2.18 इंटू 10⁶, तो उसका क्या हो जाएगा, C/136 का वैल्यू इतना हो गया, 137 का वैल्यू अभी जो हमने कैलकुलेट किया 300 अपॉन 137 इंटू 10⁶, दैट इज 2.18 इंटू 10⁶, ये क्या हो जाएगा, C अपॉन 137, ये V1 हो गया, दैट इज V1 अपॉन 2, दैट इज V1 का मतलब जो अभी हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, एच एटम के फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, तो V1/2 मतलब 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ upon 2, that is we can obtain here 2.18/2, that is 1.09 multiplied by 10⁶ meter per second. This is the speed of the revolving electron in the second energy level, that is n is equal to 2 of H atom. और इसी ढंग से अगर पुटिंग n is equal to 3 in this expression of the speed, Vn is equal to 1/37 into C/n. So now putting n is equal to 3, we can get V3 is equal to अब 1/137 मल्टीप्लाइड बाई C/n है, तो n की जगह 3 हो जाएगा, और C/137 दैट इज C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 137 का वैल्यू कितना है, V1 जो कि 2.18 इंटू 10⁶ है, दैट इज ये V1 अपॉन 3 हो जाएगा, एंड V1 इज 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन 3। अब 2.18 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम 0.73 नियरली 0.76 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज V3 इजकल टू 0.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एनर्जी लेवल, दैट इज n इजकल टू 3 ऑफ H एटम। तो इस प्रकार n इजकल टू 1, 2 एंड 3 फर्स्ट एनर्जी लेवल H एटम का, सेकेंड एनर्जी लेवल एंड थर्ड एनर्जी लेवल, मैंने ऑर्बिट नंबर 1, 2 एंड 3 या क्वांटम नंबर्स 1, 2 एंड 3 में इलेक्ट्रॉन का वाले एनर्जी लेवल्स में एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन का स्पीड मालूम हो गया। अब मालूम करना है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए पार्ट बी में, तो टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन H एटम इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ NHM इज Tn इजकल टू टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, दैट इज 2 पाई Rn अपॉन Vn, और Vn के लिए एक्सप्रेशन है 1/37 C/n, एंड Rn को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं Rn इजकल टू A0 इंटू R टू द A0 मल्टीप्लाइड बाई A0 क्या है, बोर रेडियस है, जो कि हाइड्रोजन एटम में इनर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज ग्राउंड स्टेट का, दैट इज n इजकल टू 1 का रेडियस है। तो इनर मोस्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ H एटम इज कॉल्ड बोर रेडियस। Rn को एक्सप्रेस किया जा सकता है Rn इजकल टू R0 मल्टीप्लाइड बाई n²। तो 2 पाई टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ a revolving electron in n circular orbit of H atom is Tn इजकल टू टाइम इजकल टू डिस्टेंस is the circumference, circular distance is the circumference of the circle, that is 2 pi Rn upon speed is Vn. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई Rn अपॉन Vn, एंड 2 पाई Rn इज A0 मल्टीप्लाइड बाई A0 मल्टीप्लाइड बाई A0 मल्टीप्लाइड बाई n² डिवाइडेड बाई Vn इज 1 बाई, Vn का फॉर्मूला है अभी बोर्ड पर, 1/137 मल्टीप्लाइड बाई C/n, और 137 इंटू n न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो Tn इजकल टू टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 2 पाई n भी ऊपर चला जाएगा, 2 पाई n मल्टीप्लाइड बाई A0 n² मल्टीप्लाइड बाई 137 भी ऊपर चला जाएगा, 137 2 पाई 137 इंटू n ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई n इंटू 137 इंटू A0 ऊपर में ही था, और इंटू n² अपॉन C, और इन सभी का वैल्यू कैलकुलेट करके 2 पाई का वैल्यू कितना, पाई का वैल्यू 3.14, पाई का वैल्यू 1.34 लिखा जा सकता है, और n इंटू n² n इंटू n क्या होगा n², तो हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं Tn इजकल टू 2 पाई A0 अपॉन C मल्टीप्लाइड बाई 137 मल्टीप्लाइड बाई n² इंटू n, दैट इज n क्यू, और ये सभी कांस्टेंट टर्म है, मतलब 2 पाई A0 C, पाई का वैल्यू 22/7 3.14, A0 क्या है, बोर रेडियस है, विच इज द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ
रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एच एटम विच इज 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर और 0.53 एंगस्ट्रम। तो A0 का वैल्यू A0 का वैल्यू पुट कर सकते हैं कितना, A0 का वैल्यू पुट किया जा सकता है 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर और पाई का वैल्यू 22/7 और 3.14 और C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम एक्सप्रेशन एक शॉर्टकट फार्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं, वेरी सिंपल फार्मूला, जिससे कि n = 1, n = 2 एंड n = 3 हाइड्रोजन एटम के तीनों एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल पीरियड और ऑर्बिटल टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Tn = 2 पाई का वैल्यू पुट कर दिया जाए 3.14। A0 बोर रेडियस है विच इज बोर रेडियस इज 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर। एंगस्ट्रम में एक्सप्रेस किया जाए तो 0.53 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर विच इज 10 टू पावर -10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रम और यहाँ 10 टू पावर -1 मीटर में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर। और इसी को 10 टू पावर -10 में के रूप में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो 0.53 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर और 0.53 एंगस्ट्रम होगा, जो कि A0 का वैल्यू है। A0 इज द बोर रेडियस। तो 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 इस एक्सप्रेशन में Tn में हम पुट कर रहे हैं 2 पाई की जगह 3.14, A0 की जगह 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 137 डिवाइडेड बाई C3 इंटू 10 टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई NQ। और ये सभी जो टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जिसका वैल्यूज को पुट किया गया है 2 पाई A0 अपॉन C इंटू 137, इसको कैलकुलेट करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज Tn = और तब काफ़ी सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा और इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। Tn = 1.52 इंटू 10 टू पावर -16, -11 है, -8 है तो -19 हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन के बाद प्रोडक्ट लेने के बाद जो टर्म्स हैं उसके बाद डिवाइड करने के बाद तो रिजल्ट हमारा ऑब्टेन हो सकता है। वी कैन ऑब्टेन इट एज 1 इसका जो वैल्यू होगा, इन सभी टर्म्स का जो वैल्यू है, माने सिंप्लीफिकेशन के बाद हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसे। Tn = 1.52 इंटू 10 टू पावर -16, 1.52 इंटू 10 टू पावर -16 मल्टीप्लाइड बाई NQ। और ये इस फॉर्म में हम एक्सप्रेशन ऑब्टेन किए, जो कि जिससे कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में 1, 2 एंड 3 में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑब्टेन किया जा सके। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Tn = 1.52 इंटू 10 टू पावर -16 इंटू NQ। अब फर्स्ट लेवल में क्या होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सपोज किया जाए। इक्वेशन 1 था स्पीड के लिए, Vn = 1/137 इंटू C/n। अब यहाँ फर्स्ट पुटिंग n = 1 तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, किसके लिए हम ऑब्टेन कर सकते हैं फर्स्ट n = 1 एनर्जी लेवल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में टाइम इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो n = 1, पुटिंग n = 1 वी हैव T1 = 1.52 इंटू 10 टू पावर -16 मल्टीप्लाइड बाई NQ है तो n की जगह 1 कर दिया गया तो 1Q दैट इज 1.52 इंटू 10 टू पावर -16 सेकेंड T1। नाउ n for putting n = 2 in this equation we get the orbital period time period of the electron in n = 2, that is second energy level, that is T2 = 1 point, इसी फॉर्मूला में 1 पॉइंट सबसे इजी फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्म है, इससे सिंपल फॉर्म हो नहीं सकता है टाइम पीरियड के लिए भी। तो 1.52 इंटू 10 टू पावर -16 मल्टीप्लाइड बाई n की जगह 2 करेंगे तो NQ है तो 2Q हो गया, और 2Q का मीन्स हो गया 8, दैट इज 1.52 मल्टीप्लाइड बाई 2Q कितना हो गया 8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -16। और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऑब्टेन कर सकते हैं 1.52 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 इंटू 2 6, 16 रिमाइंडर 1, 8 इंटू 5 40 प्लस 1 41 रिमाइंडर 4, 8 प्लस 4, 8 इंटू 1 8 प्लस 4 12.16, दैट इज 12.16 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -16 एंड टाइम पीरियड है तो टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, सेकेंड में। तो ये हो गया T2 का वैल्यू 12.16 इंटू 10 टू पावर -16 सेकेंड। तो ये हो गया ये सेकेंड सर्कुलर ऑर्बिट में या सेकेंड एनर्जी लेवल H एटम के सेकेंड एनर्जी लेवल में टाइम पीरियड हो गया। और इसी ढंग से अब हम T = 3 के लिए, मतलब थर्ड एनर्जी लेवल में H एटम के थर्ड सर्कुलर ऑर्बिट और थर्ड एनर्जी लेवल में
इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड और वाइटल टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फार्मूला से। तो पुटिंग n इक्वल टू 3 वी हैव T3 इक्वल टू T1। T1 क्या है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये है T1 इक्वल टू है फर्स्ट n इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कितना है 1.52 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 दैट इज T1। तो T1 इक्वल टू Tn इक्वल टू T3 इक्वल टू T1 इंटू N3 दैट इज 3 का पावर 3 हो जाएगा। दैट इज T1 इज 1.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई n के जगह 3 रिप्लेस कर दिया जाए तो 3q एंड 3q इज 9 तो 1.52 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 16 अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1.52 में 9 से तो 9 इंटू 2 18 रिमाइंडर 1 9 इंटू 5 45 प्लस रिमाइंडर 1 46 रिमाइंडर 4 9 इंटू 1 9 प्लस 4 13.68 we get 13.68 multiplied by 10 to the power minus 16 second. This is T3. That is time period of revolution of the electron in the third energy level of H atom is 13.68. That is 13.7 nearly into 10 to the power minus 16 second. This is TQ equal to 3q is 3 into 3 into 3 27. Sorry, it is 27. So multiplying 1.52 into 27, 1.52 multiplied by 27, 7 into 2 4 14 remainder 1, 7 into 5 35 plus 1 36 remainder 3, 7 into 1 7 plus 3 10, 2 into 2 4 5 into 2 10 remainder 1, 2 into 1 2 plus 1 3 4 6 plus 4 10 remainder 1 1 3 plus 1 3 plus 1 4 that is we will get 14.04. It is 14.04. T3 is 14.04 into 10 to the power 10 to the power minus 16. So we can write it as 41.04 multiplied by 10 to the power minus 6 because 3q is 27 3 into 3 into 3 3 into 3 9 स्क्वायर नहीं है q है तो इसलिए 27 होगा 9 की जगह 27 होगा 3q। तो ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ H atom is 41.04 multiplied by 10 to the power minus 16 second and that is we can write it as 4.1 into 10 to power minus 15 second. ये तो माइनस 16 में है लेकिन इसे 4.10 है तो केवल 4.1 इसको राउंड ऑफ करने पर डिसिमल के एक प्लेस पर तो 4.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 सेकेंड 41.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 सेकेंड को लिखा जा सकता है 4.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 सेकेंड। इस प्रकार यह प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ जिसमें कि पार्ट बी में n इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के सर्कुलर एनर्जी लेवल्स n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 तथा n इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट किया गया T1 T2 एंड T3 जिसके लिए एक सिंपल फॉर्म में फार्मूला हमने ऑब्टेन किया Tn इक्वल टू 1.52 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 इंटू NQ और इस सिंपल फॉर्म के हेल्प से तीनों एनर्जी लेवल्स में n इक्वल टू 1 2 एंड 3 में टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट किया गया। नाउ फर्दर प्रॉब्लम इज 12.8 द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम विच इज ऑल्सो कॉल्ड बोर रेडियस जो कि अभी 12.7 प्रॉब्लम में भी उसका जिक्र किया गया था। तो द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। व्हाट आर द रेडियाई ऑफ n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 ऑर्बिट जबकि इनर मोस्ट ऑर्बिट में दिया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है 2 मार्क्स में भी इसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो we have A0 that is Bohr radius is given Bohr radius is given A0 which is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter। Bohr radius क्या हो गया रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन H atom। इनर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट में दैट इज n इक्वल टू 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ का रेडियस है कौन A0।
which is called Bohr radius. That is A0 is equal to, we can write it A0 as R1. It is R1. R1 is equal to A0. N is equal to 1 एनर्जी लेवल का H एटम में जो रेडियस होगा इलेक्ट्रॉन के सर्किल का वह R1 is equal to A0 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर. अब मालूम किसका करना है? We have to calculate the radii of N is equal to 2 and N is equal to third orbits. So formula for radius of nth orbit in radius of the nth circular orbit in H atom is Rn is equal to, using the formula Rn is equal to A0 multiplied by n के टर्म में A0 Rn is equal to A0 multiplied by n स्क्वायर. अब इसके हेल्प से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का तो दिया है, फर्स्ट ऑर्बिट का इससे भी ऑब्टेन हो जाएगा. R1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट करने पर A0 इंटू 1 स्क्वायर डेट इज A0, तो उसका वैल्यू तो दे ही दिया है. अब n इक्वल टू 2 का मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल का, सेकेंड सर्कुलर ऑर्बिट का कितना रेडियस होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, तो पुटिंग n इक्वल टू 2 वी हैव R2 इक्वल टू A0 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर. n की जगह 2 करेंगे इसी एक्सप्रेशन में, ठीक है, सिंस Rn इक्वल टू A0 इंटू n स्क्वायर डेट इज 2 स्क्वायर इज 4 इंटू A0, और A0 मालूम है कितना, A0 इज 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर, जो कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है. तो उस वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो n इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ का मतलब इलेक्ट्रॉन के सर्किल का रेडियस ऑब्टेन हो जाएगा. सो R2 इक्वल टू A0 इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 A0 आया है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई A0 का वैल्यू पुट कर दिया गया 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, और मीटर में होगा. अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 इंटू 3 12, रिमाइंडर 1, 4 इंटू 5 इंटू 4 20 प्लस 1 21, दैट इज 21.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर. तो ये R2, ये क्या हो गया, R2 हो गया. मतलब n इक्वल टू 2 सर्कुलर ऑर्बिट में एनर्जी लेवल में H एटम का इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ का या सर्किल का रेडियस हो गया n इक्वल टू 2 के लिए, तो कितना 21.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, और इसको लिखा जा सकता है 2.12 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 10 मीटर. आंसर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट R3, that is the radii of n is equal to 3 orbit of H atom. So putting n is equal to 3, n को की जगह 3 रखा जाए इस फॉर्मूला में, Rn is equal to A0 multiplied by n square, we get R3 is equal to, putting n is equal to 3 in equation 1, जैसे हमने सपोज किया है इक्वेशन नंबर 1, Rn is equal to A0 into n square को in equation 1, तो R3 is equal to A0 5.3 into 10 to the power minus 11 into n square, that is 3 square. 3 square is 9, that is 5.3 into 10 to the power minus 11 into 9. अब 5.3 में 9 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 5.3 into 9, that is 9 into 3 27, रिमाइंडर 2, 9 into 5 45 plus 2 47, that is 47.7 multiplied by 10 to the power minus 11, and we can write it as 4.77 multiplied by 10 to the power minus 10 meter. तो R3 is equal to radius of the circular path or circle of the revolving electron in n is equal to 3 orbit or energy level is R3 is equal to 4.77 multiplied by 10 to the power minus 10 meter. 4.77 is nearly 4.8, that is 4.8 into 10 to the power minus 10 meter. This is R3, and this is the answer of this part, that is R3. And so we have already solved this problem, that is problem number 12.8. It is 12.8. Now we have to solve problem number 12.9, which is a 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelength will be emitted? 12.5 electron volt
एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बीम के हेल्प से हाइड्रोजन गैस को बम्बार्ड कराया जाता है हाइड्रोजन गैस से होकर रूम टेम्परेचर पर। तो कौन सा वेवलेंथ इमिट होगा और इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी में लेवल में ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करेगा, तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल भी मालूम करना है और कितने वेवलेंथ का, कौन कौन से वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, वह भी मालूम करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम। तो एनर्जी इज गिवन इज इक्वल टू 12.5 eV और इस एनर्जी के हेल्प से इलेक्ट्रॉन एच एटम का जंप करेगा ग्राउंड स्टेट से nth एनर्जी लेवल में। तो उस नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर वह मालूम करना है। तो देयरफॉर वी हैव E इक्वल टू En माइनस E1। इस एनर्जी के हेल्प से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एनर्जी लेवल से nth एनर्जी लेवल में होगा। तो nth एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी। और ये तो दिया है 12 पॉइंट प्रॉब्लम में, बाहर से जो एनर्जी सप्लाई किया गया है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड En का फार्मूला होता है एच एटम में nth एनर्जी लेवल का एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना होता है एच एटम का, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो En इजकल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर माइनस E1 इज -13.6 अपॉन n इजकल टू 1, पुटिंग n इजकल टू 1 स्क्वायर, दैट इज वी हैव 12.5 इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, सेकेंड टर्म पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाने पर माइनस माइनस प्लस 13.6 और 12.5 इक्वल्स टू, अब 13.6 कॉमन ले लिया जाए RHS में, फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म के भी न्यूमरेटर में है। तो ये होगा 13.6 को कॉमन लेने पर -1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और वी कैन राइट इट एज 12.5 अपॉन 13.6 से डिवाइड कर दिया गया न्यूमरेटर में। तो 12.5 अपॉन 13.6 इजकल टू 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, वी कैन राइट इट एज 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। 12.5 अपॉन 13.6 तो 12.5 में दैट इज 125 बाई 136 हो जाएगा, 1 प्लेस पर डिसिमल है, न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 136 इज 0.9 इजकल टू 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर और -1 बाई n स्क्वायर को LHS में ले आया जाए 1 बाई n स्क्वायर इजकल टू, और 0.9 को RHS में तो 1 माइनस 0.9 और नाउ वी हैव 1 माइनस 0.9 इज 1 माइनस 0.9 इज 0.1, सो 1 बाई n स्क्वायर इजकल टू 0.1, that is 1 by 10, therefore n square is equal to 10, hence n is equal to √10 और 10 का स्क्वायर रूट नियरली 3.2 होगा। लेकिन ऑर्बिट नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता है, इसलिए केवल हम √10 का स्क्वायर रूट नियरली 3.2 होगा। लेकिन चूँकि ऑर्बिट नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है तो इसलिए केवल 3 ही, हम n का वैल्यू केवल 3 होगा, इंटीग्रल वैल्यू 10 इजकल टू 3। The number of energy level in which electron will be excited is n is equal to 3। अब इसके हेल्प से टोटल कितना एनर्जी n इजकल टू 3 में, n इजकल टू 1 से n इजकल टू 3 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा जब बाहर से 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। तो n का तो वैल्यू मालूम हो गया, नंबर मतलब ऑर्बिट नंबर मालूम हो गया इलेक्ट्रॉन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर के हायर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, तो उसका तो वैल्यू हो गया थर्ड एनर्जी लेवल। अब थर्ड एनर्जी लेवल से अब कितने स्पेक्ट्रल लाइंस का इमिशन होगा या फोटॉन्स का इमिशन होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 के बीच में होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को आप लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और फोटोन इमिटेड इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और फोटोन्स इमिटेड इक्वल टू, फार्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। इस फार्मूला के हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम में इस ढंग का प्रॉब्लम होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में करना है तो होना है, तो उसमें कितना फोटॉन्स का या स्पेक्ट्रल लाइंस का इमिशन होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में CBSE बोर्ड में भी एंड अदर 12th स्टेट बोर्ड्स में भी इस ढंग के प्रॉब्लम्स यूजुअली पूछे जाते हैं।
उसके अलावा नीट में भी ढंग के प्रॉब्लम और जेईई में भी ढंग के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं प्रॉब्लम। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स और फोटोन्स इमिटेड इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। और यहाँ कितना है नंबर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वह ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड थर्ड एनर्जी लेवल के बीच में है। तो यहाँ कितना हो जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिटेड इन दिस केस इक्वल टू 3 इंटू n इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1 अंडर ब्रैकेट अपॉन 2, दैट इज 3 इंटू 3 माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1 इज 2, 3 इंटू 2 अपॉन 2 दैट इज 3। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगे इमिट होंगे, स्पेक्ट्रल लाइन्स कितने ऑब्टेन होंगे 3 होगा। इसका मतलब है कि इसे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर इसका डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर लिया जाए और जिससे कि सीरीज मालूम हो जाए कि कौन कौन सा सीरीज n इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से पॉसिबल होगा, जिसे हमें ऑब्टेन भी करना है। तो अब डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 1 लेवल डिफरेंट एनर्जी लेवल को n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किया जाए। n इक्वल टू 1 है, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इक्वल टू n इक्वल टू 2 से 1, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में हो सकता है, फिर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में, फिर n इक्वल टू 3 से 2 में होगा तो ये भी होगा, और फिर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में भी होगा। तो लाइमन सीरीज के लिए ये लाइमन सीरीज हो गया जब इलेक्ट्रॉन का n इक्वल टू when transition of electron is taking place between n equal to third energy level to first energy level and second energy level to first energy level, then two spectral lines will be emitted and दोनों का वेवलेंथ हम ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग रिडबर्ग फार्मूला। और जब इलेक्ट्रॉन का तो ये कौन सा सीरीज हो गया लाइमन सीरीज। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया कौन कौन सा सीरीज हो गया लाइमन सीरीज। और एक वेवलेंथ का केवल इमिशन होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा थर्ड एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल में, तो ये बामर सीरीज कहलाता है। लेकिन इसमें केवल एक ही वेवलेंथ है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिडबर्ग रिलेशन से 1/λ इक्वल टू कैपिटल R 1/n1 की जगह 2 हो जाएगा और n2 की जगह 3 हो जाएगा। थर्ड एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, तो 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इससे हम बामर सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड होगा उसका वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। R रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स होता है। और लाइमन सीरीज में दो वेवलेंथ होंगे जिसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 से सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा एक वेवलेंथ, और जब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में होगा तो सेकेंड वेवलेंथ इमिट होगा। तो इस प्रकार टोटल 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स इसमें इमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन लेवल ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल H एटम के ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स भी हम ऑब्टेन कर चुके हैं 3, उसमें ट्रांजिशन होगा तब। तो अब लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ को तो इस सीरीज का तो आंसर मिल गया लाइमन सीरीज होगा जिसका 2 वेवलेंथ होंगे और बामर सीरीज का केवल एक वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन होगा इमिट होगा। तो ये आंसर हुआ इस प्रॉब्लम का। अब लाइमन सीरीज में भी कितना वेवलेंथ होगा उसको हम कौन कौन से वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा वह हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिडबर्ग इक्वेशन से, तो उसे भी कैलकुलेट कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल तो 1/λ वी हैव रिडबर्ग रिलेशन इज 1/λ इक्वल टू R रिडबर्ग कांस्टेंट R 1/n1 स्क्वायर इनर मोस्ट एनर्जी लेवल के लिए नंबर है माइनस 1/n2 स्क्वायर, दिस इज द रिडबर्ग इक्वेशन। और इसे लिखा जा सकता है 1/λ इक्वल टू कैपिटल R 1/nf फाइनल एनर्जी स्टेट 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर दैट इज 1 इनिशियल एनर्जी लेवल का नंबर ऑफ ऑर्बिट फाइनल एनर्जी लेवल के लिए। तो क्या होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो उसको nf मान सकते हैं और जिसमें उसको ni मान सकते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा जैसे लाइमन सीरीज में हो रहा है तो nf हो जाएगा 1/n1 की जगह nf लिखा जा सकता है, तो 1/nf स्क्वायर माइनस 1/n2 की जगह इनिशियल लिखा जा सकता है जिस एनर्जी लेवल से, मान लिया n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में, तो nf हो गया 1 और n इनिशियल हो गया 3। तो लाइमन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा फॉर लाइमन सीरीज वी हैव एक वेवलेंथ इसका निकाल रहे हैं लाइमन सीरीज के लिए। तो 1/λ इक्वल टू R 1 लाइमन सीरीज के लिए तो हमेशा n इक्वल टू 1 होगा, nf इक्वल टू 1 लेना होगा फर्स्ट एनर्जी लेवल में। जो लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल होगा फर्स्ट एनर्जी लेवल में होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n इक्वल टू 2 से 1 में, n इक्वल टू 3 से 1 में। इससे अलावा n इक्वल टू 4 होता है, यहाँ तो है नहीं, दूसरा अगर केस होता तो n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 में भी ट्रांजिशन होगा तो फिर लाइमन सीरीज होता। तो 1/1 स्क्वायर माइनस, अब देख रहे हैं ट्रांजिशन भी इसमें
n इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन का n इक्वल टू 1 में, तो 1/n 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। और इसमें लाइमन सीरीज में क्या जो 2 वेवलेंथ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसमें इस केस में ऑब्टेन होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में होगा। तो और 1/λ रिडवर इक्वेशन इज कैपिटल R रिडवर कांस्टेंट 1 माइनस 1/1 दैट इज 1 माइनस 1/2 स्क्वायर 1/4 दैट इज 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 इंटू R 3/4 मल्टीप्लाइड बाई R न्यूमरेटर में ही है। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 R दैट इज 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/R। R क्या है? रिडवर कांस्टेंट जिसका वैल्यू 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इन्वर्स होता है। तो 1/1.097 इंटू 10⁷ वैल्यू रखने के बाद हम ऑब्टेन कर सकते हैं 911 कैलकुलेशन के बाद 911 एंगस्ट्रम 911 इंटू 10⁻10 मीटर। तो 4/3 एंड 4/3 इंटू 1/R की जगह 911 एंगस्ट्रम रखा जाए और मल्टीप्लाई कर लिया जाए 911 इंटू 4 दैट इज 9 इंटू 4 36/3 एंगस्ट्रम। और 3644/3 दैट इज 3 से अगर डिवाइड किया जाए 3644 में 1 2 1 1 एंड 3 से डिवाइड करेंगे 3644 में, तो 3 से 1 टाइम तो 3 हुआ तो 1 और फिर 6 है तो 3 इंटू 2 6 हो गया, फिर 4 है तो 3 इंटू 1 टाइम दैट इज 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 तो 4, तो फिर 1 बचेगा 14 फिर 4 1 2 1 4 1 4 इसके बाद भी होगा पॉइंट में पूरा तो कैंसिल हो नहीं रहा है। एंगस्ट्रम दैट इज इसको नैनोमीटर में लिखा जा सकता है। ये एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर है तो 121.4 इंटू 10⁻9 चूँकि एंगस्ट्रम 10⁻10 है -9 करेंगे तो एक प्लेस पर डिसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो 121.4 इंटू 10⁻9 मीटर दैट इज नियरली 122 नैनोमीटर 122 नैनोमीटर नियरली 122 नैनोमीटर ये वेवलेंथ हो जाएगा। एक वेवलेंथ मिल गया जिसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा 122 नैनोमीटर वेवलेंथ। कौन सा सीरीज होगा? लाइमन सीरीज का मालूम हो गया। और दूसरा वेवलेंथ भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब ट्रांजिशन रिडवर इक्वेशन सेट करना होगा किसमें n इक्वल टू 3 to n इक्वल टू 1 में। तो वह वेवलेंथ होगा लाइमन सीरीज में ही का वेवलेंथ होगा स्पेक्ट्रल लाइन का, लेकिन उसका वेवलेंथ इससे कम होगा, उससे भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं फिर से फॉर द सेकेंड वेवलेंथ of the Lyman series. For the second wavelength of Lyman series, we have 1/λ for the second wavelength. फर्स्ट वेवलेंथ तो हमने कैलकुलेट कर लिया लाइमन सीरीज का नियरली 121.4 इंटू 10⁻9 मीटर या 1214 एंगस्ट्रम दैट इज नियरली 122 नैनोमीटर। फॉर द सेकेंड वेवलेंथ for the second wavelength of the Lyman series, a spectral line of the Lyman series, we have अब इसमें ट्रांजिशन रिडवर इक्वेशन 1/λ इक्वल टू R कैपिटल R 1/n1 तो हमेशा क्या होगा या NF जो होगा वो तो 1 होगा। लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट एनर्जी लेवल में ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होगा। अब ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है डायग्राम से देखें n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में, तो Ni इक्वल टू 3 दैट इज N2 इक्वल टू 3 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर दैट इज R 1/1 स्क्वायर 1/1 माइनस 1/3 1/3 स्क्वायर दैट इज 1/9 दैट इज 9 माइनस 1 अपॉन 9 दैट इज 8 R कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई 8/9 R इज द रिडवर कांस्टेंट। तो 1/λ कितना आ गया R इंटू 8/9। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन थर्ड एनर्जी लेवल n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में होगा तो एक और वेवलेंथ इमिट होगा सेकेंड वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज जिसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया जा रहा है। और 1/λ इक्वल टू 8R अपॉन 9 देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू सीधे लैम्डा हम ऑब्टेन कर लें 9/8R दैट इज 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/R इज 911 एंगस्ट्रम तो 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 911 एंगस्ट्रम। अब 911 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम सेकेंड वेवलेंथ को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 8199 अपॉन 8 दिस इज 8199 81 वी हैव लैम्डा इक्वल टू लैम्डा मीन्स लैम्डा 2 सेकेंड वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू 911 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 9 दैट इज 8199 अपॉन 8
एंगस्ट्रम दैट इज 8 से डिवाइड करेंगे 8199 में, तो 1 टाइम तो जाएगा, फिर 1, फिर 0, उसके बाद 19 तो 2, फिर 39, नियरली 4 टाइम, ऐसे 5 टाइम हो जाएगा 4, तो 1024 पॉइंट और भी होगा, पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, इतना एंगस्ट्रम दैट इज 102.4 इंटू 10⁻⁹ एंगस्ट्रम में है, तो एंगस्ट्रम तो होता है कितना 10⁻⁻10 मीटर, तो 10⁻�9 में एक्सप्रेस करेंगे तो एक प्लेस पर डिस्प्ले, तो 102.4 लिखना होगा। तो यहाँ पर वेवलेंथ आ गया कितना, नियरली 102.4, मतलब 103 एंगस्ट्रम नैनोमीटर का, नियरली ये नियरली लिखा जा सकता है 103 नैनोमीटर वेवलेंथ का, सेकेंड वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन का, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन का जो सेकेंड जो स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में लाइमन सीरीज का, तो यह वेवलेंथ कितना हो जाएगा, यह वेवलेंथ नियरली 103 नैनोमीटर का होगा। और फर्स्ट वेवलेंथ कितना ऑब्टेन किए थे, फर्स्ट वेवलेंथ हमने ऑब्टेन किया था, फर्स्ट वेवलेंथ था हमारा 124, मतलब 122 नैनोमीटर का, 122 नैनोमीटर का नियरली वह वेवलेंथ इमिट हुआ था, जो ज़्यादा था, जिसका वह लॉन्गेस्ट वेवलेंथ था इसमें, और ये लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो नियरली 103 नैनोमीटर, एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ था वह नियरली 122 नैनोमीटर। और इसी ढंग से बामर सीरीज के लिए भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब रीडवर इक्वेशन का यूज करके, यहाँ बामर सीरीज में केवल एक ही वेवलेंथ इमिट होगा, n=3 to n=2, जिसको रीडवर इक्वेशन 1/λ R बामर सीरीज के लिए NF=2 हो जाएगा, तो 1/2² माइनस Ni=3, क्योंकि थर्ड एनर्जी लेवल से थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा एक ही वेवलेंथ का है, केवल एक ही लाइन है इसमें, तो ये बामर सीरीज का केवल एक ही वेवलेंथ होगा, जिससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं रीडवर इक्वेशन से 1/λ R 1/R 1/2² माइनस 1/3² से। नाउ वी हैव टू, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है, इस ढंग का प्रॉब्लम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितने हो गए, कितना होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो वह मालूम करना है, तो इस ढंग का प्रॉब्लम्स 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, इसके अलावा नीट में भी, जेई में यूजुअली पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। अब लास्ट प्रॉब्लम इस वीडियो का 12.10, एंड इट इज द प्रॉब्लम इज इन अकॉर्डेंस विथ बोर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट इज number of orbit, quantum number that is number of orbit n, quantum number, find the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 into 10⁻⁻11 meter with orbital speed of the Earth 3 into 10⁴ meter per second, and mass of the Earth is also given 6 into 10⁻30 kg. यह केस है सिमिलर टू द रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एच एटम, तो ऐसा ही केस यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ अर्थ का रिवोल्यूशन है अराउंड द सन इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस भी आर दिया हुआ है, तो इसमें कितना क्वांटम नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, एक्चुअली वो मालूम करना है बोर मॉडल का यूज करके। तो वी नो द, चूँकि यहाँ प्रॉब्लम में है कि बोर मॉडल का यूज करना है, तो बोर पोस्टुलेट का यूज किया जाए, जिसमें क्वांटाइजेशन कंडीशन किसमें, एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो बोर पोस्टुलेट यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज we have MVR using Bohr's model और Bohr's postulates, MVR is equal to NH/2 पाई, और हमें n क्या है, यही क्वांटम नंबर है, n इज द क्वांटम नंबर, इसी को मालूम करना है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 पाई MVR अपॉन H। नाउ 2 पाई इज 3.14, m क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है, यहाँ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के राउंड, मतलब सिमिलर केस है, एटम का ही जैसा केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है। यहाँ इस प्रॉब्लम में 12.10 में अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो 2.13 दैट इज 2.14 सॉरी 2 पाई दैट इज 2 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू इंटू m इज द मास ऑफ द अर्थ विच इज गिवन 6 इंटू 10⁻30 kg। स्पीड ऑफ अर्थ इज 3 इंटू 10⁻4 यह स्पीड हो गया, इंटू आर भी है इस एक्सप्रेशन में, आर क्या है, रेडियस इज ऑल्सो गिवन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, तो आर की जगह आर इज रिप्लेस्ड बाई 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन एच,
h is the Planck constant which is 6.63 into 10 to power minus 34। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें जो टर्म्स हैं, तो 1.5 इंटू 3, 1.5 इंटू 3 4.5, 4.5 इंटू 2 दैट इज 9.0, तो 9 6 ये हमने मल्टीप्लाई किया 1.5 इंटू 3, 1.5 इंटू 3 दैट इज 4.5 इंटू 2 दैट इज 9 and 9 इंटू 6 दैट इज 54। तो वी हैव 54 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 अपॉन 6.63। ये तो डिसिमल कैंसिल हो गया, 3.14 6.63 दोनों में दो प्लेस पर डिसिमल है, तो केवल लिख सकते हैं 314 अपॉन 663। और यहाँ 10 टू पावर 30 पावर अब ऐड किया जाए, 10 टू पावर 30 इंटू 4 प्लस 4 दैट इज 10 टू पावर 30 इंटू 10 टू पावर 4 दैट इज 10 टू पावर 34, और 10 टू पावर इसके बाद 10 टू पावर 11, 10 टू पावर 11 भी है, प्लस 11 होगा, नॉट माइनस 11, 10 टू पावर 11, तो 34 प्लस 11, 34 प्लस 11 दैट इज 34 11 45। So we have 54 into 314 multiplied by 10 to the power 45, और नीचे में भी पावर 10 टू पावर माइनस 34 है, तो ऊपर जाके प्लस 34 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए 314 में 54 से, तो 4 इंटू 4 16, रिमाइंडर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 5 इंटू 4 20, रिमाइंडर 2, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 3 15, 6 5 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 1 6, 16956 दैट इज 16956 अपॉन 663 मल्टीप्लाइड बाई, पावर ऐड कर दिया जाए 10 टू पावर 45 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 34, तो पावर दोनों ऐड हो गया, तो 4 इंटू 4 प्लस 5 45 प्लस 34, 45 प्लस 34, 5 प्लस 4 9, 7 4 प्लस 3 7 7 9, it is 7 9, it is 7 9, 10 to the power 7 9, तो 16956 बाई 663 इंटू 10 टू द पावर 7 9। अब इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें डिवाइड करने के बाद 16956 में 663 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 टाइम्स 25.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 79। पावर जो है उसको फिर से एक बार चेक कर लिया जाए, 6 इंटू एम इजकल टू 6 इंटू 10 टू पावर 30 है, उसके बाद 3 इंटू 10 टू पावर 4 है स्पीड, तो 30 प्लस 4 34, और रेडियस एट 1.5 इंटू 10 टू पावर 11, 34 प्लस 11 दैट इज 45। अब प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, तो ऊपर जा कर के हो गया प्लस 34, तो 45 प्लस 34, तो 5 प्लस 4 9, और 7 प्लस 3 4 प्लस 3 7, तो 79, तो सही है। और इसमें तो 20 रिजल्ट क्या है 25.8 इंटू 10 टू पावर 79, वी कैन राइट इट एज इतना n का वैल्यू हो गया 25.8 इंटू 10 टू पावर 79। अब इसे अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए इसमें न्यूमरेटर में, या फिर 10 से डिवाइड किया जाए, तो 2.58 2 पॉइंट डिवाइड करने पर 10 से 2.58 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 80 हो जाएगा, दैट इज 2.58 10 से डिवाइड करने पर, और 10 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 79 इंटू 10 दैट इज 10 टू द पावर 80, n इजकल टू 2.58 इंटू 10 टू पावर 80 आंसर। दिस इज द क्वांटम नंबर वी हैव टू ऑब्टेन। और इस रिजल्ट के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। दिस वीडियो इज कंक्लूडेड नाउ। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक प्रॉब्लम एडिशनल में 12.15 है, जो कि 12.15 के एकदम सिमिलर है, केवल डाटा में चेंज है। तो 12.5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसे भी यूजुअली पूछा जाता है 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो 12.15 को भी आप लोग उसी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।